हाँ, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आई? पक्का सबको? तो डाल्टन की कही बात गलत थी, ये आप लोग जान रहे हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों दो डिस्कवरीज और हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे थॉमसन। और प्रोटॉन? प्रोटॉन ई गोल्डस्टाइन। ठीक है, ई गोल्डस्टाइन नाम था उनका। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टाइन ने, लेकिन ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं करता। ठीक, जब इन दोनों ने डिस्कवरी कर ली बच्चों, उसके बाद आता है रदरफोर्ड भैया। और रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। बच्चे यही जो अभी वापस कर रहे हो ना, यही लास्ट क्लास में भी था, और उससे लास्ट क्लास में भी यही था। मैं जानबूझ के ये इसको बार बार पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहीं पे लर्न हो जाए, चैप्टर बार बार करना ही ना पड़े। देखो इन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने बच्चे, एक ये समझ के चलो एक गन ली। ठीक है, ये एक गन है और इसके अंदर रखा हुआ है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों? तो ये अल्फा पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और वी कैन से इट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ वो दिखने में ऐसा ही लगता है। ठीक है, वैसे इसका एक्चुअल सिंबल ऐसा होता है, अल्फा। अल्फा। ठीक है, और दूसरी बात आपको बताऊं कि आप लोग जो वर्ड सुनते हो ना अल्फाबेट, ये इसी अल्फा की वजह से अल्फाबेट बोलते हैं उसे। एक्चुअली में ये साइंटिफिक लैंग्वेज जिसे बोलते हो ना आप, उसके अल्फाबेट सबसे पहले बने थे, बाद में इंग्लिश के बने थे। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स को भी नाम अपन ने क्या दे दिया? अल्फाबेट, इसलिए अल्फाबेट बोलते हैं उसे। ठीक है, और इसमें पूरे नाम होते हैं अल्फा बीटा गामा ईटा बीटा थीटा जीटा फाई साई, ऐसे करके पूरे इसमें भी लेटर्स होते हैं। मैंने आपको बताए भी थे लेटर्स, कुछ सिंबल्स बताए थे ना। चलो दिखाता हूँ, ऑफिस से एक बार दिखाता हूँ। अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, इसको बोलते हैं म्यू, जीटा, काई, पाई, साई, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा यूज करते हो ना। और इसको बोलते हैं डेल, इसको बोलते हैं रॉ। हाँ बहुत सारे, याद तो क्यों नहीं होंगे सारे, याद तो सारे ही यूज करते करते अपने आप याद हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे रह रहे हैं, अभी बहुत सारे हैं। जेड, ये एक्चुअली में जीटा यहाँ पर खत्म होता है। क्या बेटा? अच्छा, ऐसे मुझे काउंटिंग प्रॉपर पता नहीं है, पर लगभग शायद 25 या 26 ही होता है। हाँ, इंग्लिश के अल्फाबेट इसी से बने हैं, अल्फाबेट। ठीक है, ए से ही अल्फा बनाया गया, बीटा से बी बनाया गया, ऐसे करके। हाँ लैम्डा रह गया था उसमें। ठीक है, चले आगे। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दूसरी बात, इसे आप अल्फा पार्टिकल की जगह अल्फा रेज भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने दो पॉजिटिव चार्ज पास में रख दिए, क्या होगा? और दो नेगेटिव चार्ज पास में रख दिए तो? और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख दिया तो ऐसा क्यों होता है? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट्स। क्लियर? तो ये चीजें थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या। तो इन्होंने बच्चों गोल्ड की एक बहुत थिन शीट ली। थिन शीट का मतलब बहुत पतली शीट ली, फॉइल पेपर जिसे आप कहते हो ना। ये वो फॉइल पेपर नहीं जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आप खाने में यूज लेते हो। गोल्ड का फॉइल पेपर कैसा है मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपने काजू कतली सबने खाई होगी, उसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर लगा होता है। वो सिल्वर का वैसे होता नहीं है, सिल्वर का वो बना हुआ एल्यूमिनियम से होता है वो। हाँ वो बना हुआ एल्यूमिनियम से होता है, लेकिन हम लोग सिल्वर फॉइल बोलते हैं उसे। ठीक है, बना हुआ एल्यूमिनियम से होता है वो। कैसे बनाते हैं उसे?
अब तो उसे उसमें बनाए जाते हैं, मशीन में बन जाते हैं। लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले भी उसे पता कैसे बनाते थे, कैसे पीटते थे। छोटा सा एल्यूमिनियम का पीस लेते हैं, उसे पिग जो होता है ना, पिग के पिग के फैट में रखा जाता है। पिग का फैट एक्चुअली वो बहुत मजबूत होता है, फटता नहीं है वो। तो उसके बीच में रखकर फोल्ड करके और फिर हैमर से पीटा जाता था उसे, तो फैल के इतना बड़ा हो जाता था वो। हाँ, पिग के, अरे पिग का फैट, पिग। अब तो मशीन से बन जाते हैं, बाकी मोस्टली अभी भी वैसे बनते हैं। और आपको ये देखना है तो आप जयपुर में रहते हो, चांदपुर बाजार में ये काम होता है पूरा। आप जाके देख सकते हो, दुकानों में बैठे रहते हैं 3-4 मजदूर और वो हैमर से धमाधम पीटते रहते हैं, पिग के फैट, पिग के फैट में रखकर। और हम लोग बड़ी खुशी से उसे खाते काजू कतली के अंदर, क्योंकि हमें पता नहीं होता है क्या। हाँ, नहीं वो उसके ऊपर जो फॉइल पेपर लगता है, अरे ये वाला नहीं जो खाने में लगाते वो वाला नहीं, वो तो कागज के साथ मिक्स होता है, वो वाला नहीं, वो नहीं। लेकिन जो फॉइल काजू कतली पे लगाया जाता है, या फिर आपने देखा होगा मंदिरों में हनुमान जी के ऊपर भी चिपका देते हैं, वो रीजन वो वही वैसे ही बनता था पहले। लोग जानते नहीं है ना ये चीज, बहुत कम लोग जानता है। आप जानते हैं शुगर वो कैसे बनता है? शुगर कैसे बनता है जानते हो प्रोसेस? हम लोग सबसे पहले गन्ना लेते हैं, उससे उसका रस निकालते हैं, रस निकाल कर उसे गर्म कर दो, गुड़ बन जाता है। ठीक है, फिर वापस से गुड़ को गर्म करते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं, जैसे बड़े से कंटेनर में गुड़ को गर्म किया, मेल्ट हो गया गुड़, इसमें डाल जाता है पानी, क्वांटिटी बढ़ाई थोड़ी सी, और इसके बाद इस पर डाल दिया जाता है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल कोई सा भी जानवर का रखा हुआ, बेटा चारकोल की कैप जो होती है ना, मतलब एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसका सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। आप जानते हो, आपने हर जगह आजकल सुना होगा एक्टिवेटेड चारकोल का टूथपेस्ट, फेस वॉश, सुन रहे हो? वो इसलिए सुन रहे हो क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, सारी गंदगी एब्जॉर्ब कर लेता है वो तुरंत। बच्चे क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है, जानवर मरे हुए मिल जाते कहीं पे भी, सर वो तो एलएमटी करते हैं। बच्चे एनिमल चारकोल से यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर यानी ऊपर जो लेयर बनती है ना उसको हटा दिया जाता है, नीचे वाले को वापस से मशीन से जमा दिया जाता है और वो शुगर बनता है। शुगर बच्चे आज से 50 साल पहले नहीं खाया जाता था, ये तो अब लोगों के ट्रेंड में आ गया है, वरना शुगर तो खाया नहीं जाता था। चीनी नहीं खाते थे हम लोग, गुड़ खाते थे जनरली। आप लोग इस चीज़ का ट्रेंड ऐसे देख सकते हो, सकरात के टाइम पे गुड़ ही खाया जाता है। क्यों? उसी टाइम पे उगता भी है, यस। उसी टाइम पे उगता भी है, तो ये ट्रेडिशन में हमारे पहले से था। और हम लोग जो वाइट कलर में यूज करते थे तो उसे यूज करते थे मिश्री को, धागे वाली मिश्री होती थी ना, तो वो कैसे बनता है, तो वो इसके वेपर्स से बनता है, उसमें एनिमल चारकोल नहीं डालते, डायरेक्ट वेपर्स से बन जाता है, तो वो बहुत प्योर होता है, मिश्री खाना अच्छा होता है। बाकी क्या, वो मेरे को नहीं पता। चलो आगे चले, अभी अल्फा पार्टिकल वाली स्कैटरिंग देखें। तो बच्चों यहाँ पर लगा होता है गोल्ड फॉइल बीच में, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल लगा हुआ है, और लास्ट में लगा हुआ है चैम्बर बोल दो या फिर स्क्रीन बोल दो, चैम्बर तो पूरा ही है, तो ये स्क्रीन लगी है बच्चों। और इस स्क्रीन की खास बात क्या है बेटा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा ये शाइन करेगा उस पॉइंट पर, जहाँ टकराएगा वहीं पे शाइन कर देगा ये, ठीक। तो अब ये तो इनका कंस्ट्रक्शन था, यहाँ से गोल्ड फॉइल के अंदर से तो अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, इसके बिना लगाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकला ना एक्सपेरिमेंट का। मैं एक्चुअली में देखना चाहता हूँ एटम कैसा होता है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूस यहाँ से फायरिंग करना शुरू किया, एक एक करके फायरिंग करता गया। आप सोच लो इतनी सी डिस्टेंस कवर करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, ये ज़्यादा बनाइए क्योंकि मैंने पिछली बार 7 दिन कहा था, पिछली बार कम था, तो इतनी सी डिस्टेंस हम लोग। हाँ, तो बेटा वो साइज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बस इतना सा बता रहा हूँ कि इस साइज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, मतलब सोचो 1 सेकंड में 20 फायरिंग भी अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो भी मेरे को इतनी हाइट कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है, 10 दिन 15 दिन के आसपास लग जाएगा, क्योंकि हम बहुत स्लो हाइट ऊपर बढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो बढ़ा रहे हैं हाइट ऊपर, ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। अब ऑब्जर्वेशन क्या किया इन्होंने, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बनाओ फिर ऑब्जर्वेशन पे आता हूँ।
क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, बना लो जिन लोगों ने नहीं बनाया हुआ है। Done? बेटा अपन ने लिया था, इन्होंने भी लिया था पहले, एल्यूमिनियम लिया था, बट उससे सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल बहुत छोटा, एटम बहुत छोटा होता है साइज में। उस टाइम थोड़ी पता था एल्यूमिनियम का एटम छोटा होता है, तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन गोल्ड में सक्सेसफुल हो गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्ड ही क्यों यूज़ किया, एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज़ किया, या कोई और मेटल क्यों नहीं यूज़ किया। तो आप इसका नाम रीज़न दोगे कि गोल्ड का न्यूक्लियस जो होता है बहुत हैवी होता है, बड़ा साइज में होता है, इसलिए इसमें सक्सेसफुल हो गए थे, बट एल्यूमिनियम वगैरह में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि उसका न्यूक्लियस छोटा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या देखा इसमें। तो बच्चे इन्होंने ऑब्जर्व जो किया वो ऑब्जर्व ये किया कि जब यहाँ से रेज थ्रो किया ना, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट, ज्यादातर रेज क्या हुई बच्चों, सीधे निकल गई। सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम, deviated from their path. Most of the rays are gone straight, ज्यादातर रेज तो सीधी निकल गई। सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, और कितने में से कितना वापस आया, 10,000 में से 12,000 लिखा एनसीईआरटी में, उस दिन कौन सा वर्ड लिखा था, 12। ठीक है, 12,000:1 जो रेस थी बच्चों, 12,000 में से कोई एक रे ऐसी थी जो गई और उल्टे पैर वापस आ गई, जैसे गई वैसे वापस आ गई, मतलब 180 डिग्री के एंगल पर रिटर्न आ गई। ठीक है, तो ये इन्होंने देखा इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो, ये जो ऑब्जर्व किया इन्होंने, तो एक बार ये ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स लिखो। मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट, most of the rays are gone straight, some of the rays, second point लिखो, some of the rays are deviated from their path, ठीक है, most of the rays are gone straight, some of the rays are deviated from their path, and around 12,000:1, थर्ड पॉइंट में लिखो, अराउंड 12,000:1 ray come back at 180 degree angle, ठीक है, 180 डिग्री पर वापस आ गए। तो बेटा इन ऑब्जर्वेशन से कुछ समझ में आ रहा है हमें, देखो मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट, इसका मतलब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, खाली होगा तभी तो सीधे निकल गया, वरना तो किसी से टकरा जाता। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट। तो जो इन्होंने अब ऑब्जर्व किया वो क्या क्या था, कंक्लूजन पे आते हैं अपन। ठीक है, कंक्लूजन क्या था इसका, तो इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट। क्या डायमंड, वो तो होता है,
वो भी होता है बच्चे। और डायमंड में एक्चुअली में प्राइसेस सारे डायमंड के ज़्यादा नहीं होते। आपको पता है नॉर्मल प्राइस में भी डायमंड मिल जाता है 100-150 रुपये में भी। वो डायमंड किसी काम का नहीं होता आप लोगों के लिए। वो डायमंड यूज़ करते हैं ग्लास कटर्स जो होता है ना, वो लोग डायमंड यूज़ करते हैं। उनके पास देखा होगा एक पेन जैसा जिसको लगाते हैं और कट जाता है ग्लास, उसके टिप पे छोटा सा डायमंड लगा होता है। और डायमंड का जो प्राइस डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, क्यों बड़ा कितना है। तो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट डायमंड जो देखा गया कौन सा है? नहीं नहीं, कोहिनूर। ये साइज फिर लार्जेस्ट डायमंड है वो। सर मैं उसको तो छोटा कर दिया। पागल हो, कोहिनूर इंडिया में निकला हुआ है। जैसे चुरा के लेके गए थे। इंडिया से वो एक्चुअली में हर डायनेस्टी में घूमता रहा। और उसकी कोहिनूर की एक मनूसियत थी कि जहाँ भी गया ना वो डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई। वो जहाँ जहाँ गया वो डिस्ट्रॉय हो गया। लास्ट में वो यहाँ से चोरी होकर अफगानिस्तान चला गया था। अफगानिस्तान से फाइनली फिर वो लंदन चला गया। बेटा उसके लिए और मतलब ऐसा मैंने ये नहीं बोला है कि कोई ऐसा वो है कि नहीं हो ही जाएगा। और दूसरी बात वहाँ पर ऐसा है कि इसके लिए भी ये बोला जाता है कि भाई वो किसी फीमेल के पास है तो कुछ नहीं होगा। तो क्वीन के पास था वो। अब देखते हैं लंदन डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं होता। अब किंग के पास है। एक्चुअली में लाए चाहे ना लाए उसके लिए बस हमें जिस दिन लाना होगा ना, हमें सिर्फ इतना सा बोलना चाहिए कि कोहिनूर हमारा या तो हमारा दे दो, और नहीं दो तो बस बदनाम कर दो उसे कि चोर हो तुम लोग, चोरी का ताज पहन के बैठे हो। कीमत ही खत्म, वो पहन ही नहीं पाएगा, क्या करेगा, मजबूरी में रख लो यार, तुम ही रख लो, वरना जैसे पहनेगा दुनिया बोलेगी चोर। नहीं, साइज कम नहीं करते हैं। डायमंड की साइज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्राइस होती है। वो अभी भी लगा हुआ है उसमें, और वो इस वजह से बहुत भारी भी है, वो पहन नहीं पाता कोई। उसमें सिर्फ कोहिनूर ही नहीं लगा हुआ, 2 अलग डायमंड्स और हैं जो साउथ अफ्रीका से लाए हुए हैं। बहुत भारी है। हाँ तो बहुत भारी है, उसको पहन नहीं पाते। तो बस वो अभी इस सेरेमनी में जब ये किंग बनाया गया था ना, अभी क्वीन के मरने के बाद, तब एक बार पहना है उसने। बाकी तो चोर बाजार में रखा हुआ है। हाँ लंदन म्यूजियम जो है ना, चोर बाजार ही था। क्या बेटा? हाँ पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से चोरी करके लाए सारे चोर बाजार रखा हुआ है वहाँ पे। हर जगह से चोरा चोरा के लाओ, चोर बाजार है वो। ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो बच्चे सेकंड पॉइंट क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट पॉइंट तो बोला मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट। इसके लिए क्या बोला इन्होंने? मोस्ट ऑफ द पार्ट मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट। ठीक है फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला सम ऑफ द रेज आर डेबिटेड फ्रॉम देयर पाथ, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ यूनिफाइड पॉजिटिव चार्ज। कहीं पे एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तभी ऐसा हो सकता है। फिर तीसरे पॉइंट से इन्होंने देखा कि वो 180 डिग्री पर वापस आ रहा था, जो कि बिल्कुल बीचों बीच हो रहा था। सेम चीज इसके ऊपर भी हो रही थी, जैसे प्रोफाइल है ना, थोड़ा सा डेविएशन डेविएशन डेविएशन, फिर सीधी रेस सीधी रेस सीधी रेस। तो ये चीज हमें बार बार देखने को मिल रही थी। तो एक्चुअली में जो 180 डिग्री पर वापस आया वो बिल्कुल सेंटर में था। जैसे मान लो अगर 12,000 रेज है तो 6,000 इधर 6,000 इधर, और बीच में से एक रे ऐसी थी जो 180 डिग्री पर वापस आ गई। ठीक है तो बच्चे इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर में ही होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ एटम। और ये रिफ्लेक्शन पता है क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ फॉइल के अंदर। ठीक है ऐसे रखा हुआ था। तो देखो जैसे यहाँ पर आया ये वाला रे आया, पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन हुआ, इधर निकल गया इधर निकल गया इधर निकल गया, और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो सीधे निकल गया। ठीक है लेकिन एक रे ऐसी थी जो ना तो इधर निकल पाई ना ऊपर जा पाई, तो इसने 180 डिग्री पर वापस लिया। ठीक है जो एग्जैक्टली सेंटर पे मैच कर रही थी। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में जा रही है। जैसे एक बात बताओ ये बच्चे एक टेबल की टिप है ये, ठीक है, और मैं एक बॉल थ्रो करता हूँ कितने चांस है कि इस टिप से टकरा के बॉल मेरे पास आ जाएगी वापस? वो बिल्कुल इस कॉर्नर पे और दोनों तरफ इक्वली मास टकराएगी तो ही वो वापस आएगी, वरना या तो वो इधर निकल जाएगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगी, बैंड हो जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली कभी नहीं आएगी। एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में आ सकती है जिस सिचुएशन में
बिल्कुल इक्वल मास दोनों तरफ टकराए हों कॉर्नर से, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब कि अगर मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊं तो जैसे मान लो ये कॉर्नर ऑफ द टेबल है और ये बॉल है, अगर ये दोनों मास इक्वल हैं दोनों साइड के तो ये उड़ के वापस आपकी तरफ आएगी, वरना इधर उधर डेविएट हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर भी है, जो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलते हुए गई थी ना, सिर्फ वही वाली रे वापस आ पाई, बाकी सबसे इधर उधर निकल गए, देखो, ठीक है। अब क्लियर है, चले आगे। तो लिख लो रदरफोर्ड का मॉडल, तीनों पॉइंट लिख लिए कंक्लूजन के, कंक्लूजन के पॉइंट लिखे, लिख लो। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, सॉरी ये, हाँ, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट। दूसरा पॉइंट था पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफाइड एट अ पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफाइड एट अ पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। बना दिया इसको साइंटिस्ट, तब इसने अपना एक मॉडल भी बना के दिया कि एटम देखो कैसा दिखता है। तो इन्होंने बनाया, दुनिया में पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एटम ऐसा दिखता है, मैं बना के बता रहा हूँ आप लोगों को। तो डाल्टन ने कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिया था, उसने बस नाम दिया था, बट रदरफोर्ड ने बोला कि एटम जो रियल में होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो। नहीं, इन्होंने जब रिसर्च की थी उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी। अब नेक्स्ट जब पढ़ोगे ना तब न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था। तो इन्होंने बोला एटम जो होता है ना उसमें बीच में तो रखा होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके अराउंड यहाँ पर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम में डिस्कवरी करके बताया था कि एटम कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा इन्होंने कोई ऑर्बिटल वगैरह की बात नहीं की थी कि कोई ऑर्बिटल वगैरह भी होता है, ये सब भी होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया था इन्होंने। इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक्चुअली में इन्होंने ये तक नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ये भी नहीं बता पाए थे। तो बच्चे जैसे हम लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं वैसे हमारे दुश्मन भी पैदा होते हैं। इसका दुश्मन कौन था? मैक्सवेल। उसने बोला कि पागल किसी और को बनाना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या रिपल्शन होता है? अट्रैक्शन होता है। लाइक अनलाइक चार्जेस है ना, अट्रैक्शन होगा। तो बोला कि एक बात बताओ, ये रखा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉन घूमना, घूमते 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 इसके अंदर आके गिर जाएगा। वो तो अट्रैक्शन लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मान ली तुम्हारी बात कि नहीं गिर रहा, तो ये सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बता देता हूँ। अगर वो नहीं गिर रहा है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप लोग ईएम वेव लिख लेना, ईएम वेव उससे रिलीज होनी चाहिए। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलनी चाहिए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अगर इसको लेकर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल मत रखो, बस इसको याद रखना पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक, तो अब ये दोनों पॉइंट लिख लो। किसने दिए थे? मैक्सवेल ने। और क्या बोला था? पागल नहीं बोला था उसने। उसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देयर मस्ट बी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। तो बेटा वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, बट अब मैं आपको वो अभी बताना नहीं चाहता, पर जानना चाहोगे तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। के कांस्टेंट होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 मतलब चार्ज 1 चार्ज 2, और R होता है इनके बीच का डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की रेंज जो होती है ना इनफाइनाइट होती है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की होती है। ठीक है, चले आगे। तो लिख लोगे इसका ड्रॉबैक, फटाफट नोट करो। अब मैं नहीं लिखवा रहा, आप लोग नोट करके बताओ। बच्चों फोर्स तो लगता है, लेकिन वो फोर्स ना के बराबर हो जाता है। रियल लाइफ में उसका कोई मैटर ही नहीं करता डिस्टेंस ज़्यादा होने के बाद। जैसे कि ग्रेविटेशन का भी फोर्स मैंने बताया, सेम इसी शक्ल का ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। सेम इसी शक्ल का होता है वो भी।
उसकी भी रेंज इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन फिर आप लोग अर्थ की ग्रेविटी से बाहर कैसे जाते हैं? तो इनफाइनाइट का मतलब कुछ और होता है। इनफाइनाइट में आप लोगों को 10th क्लास में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, जानना चाहते हो इनफाइनाइट क्या होता है? फिजिक्स में बताओ इनफाइनाइट क्या होता है। जैसे मान लो पराग यहाँ से फ्री होने के बाद भैंस चराने का काम करता है, ठीक है, और इसके पास एक भैंस है जिसको इसने यहाँ पर खूंटे पे बांध रखा है। अच्छा, मैथ्स में इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कोई इनफाइनाइट नंबर बताओ, तो एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप कभी बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब वही तो है जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। तो इतना बड़ा नंबर होगा जिसे आप कभी सोच ही नहीं सकते। अगर आपने उसे सोच लिया तो इनफाइनाइट नहीं है वो, ठीक है, तब तो फाइनाइट है। इनफाइनाइट वो है जिसे आप कभी सोच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। अब इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। तो इसमें खूंटे में भैंस को बांध रखा है और भैंस की रस्सी कुछ ऐसे है, इतनी, ठीक, कितनी है। अब बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर जाके इसने भैंस के लिए पिज्जा रख दिया, डोमिनोज का, अवन स्टोरी का। बेटा खिला के देखना एक बार। तुम्हारी नहीं खाती? सर भैंस ही नहीं है सर। भैंस नहीं है, बैल है ना खुद। चलो, तो बेटा ये पिज्जा रखा हुआ है। अब ये बताओ क्या ये भैंस खा पाएगी इसे? अरे गंवार कैसे खाएगी, यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती, रस्सी देखो इतनी सी। इसीलिए भैंस चरा रही है। अब समझ में आ गया ना मैंने इसी का एग्जाम्पल क्यों लिया, ठीक है। तो बेटा ये पिज्जा ये भैंस खा सकती है बाहर? नहीं खा सकती, क्यों? क्योंकि इसकी रस्सी यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता ये। तो ये पिज्जा इसके लिए कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे, ये कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये होता है इनफाइनाइट का मतलब, जहां आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, पर्टिकुलर चीज जहां पर कहीं पर पहुंच नहीं सकता। अगर क्या बोल रहे हो? अच्छा, क्यों नहीं पहुंच सकते वहां पर? अभी हमारे लिए इनफाइनाइट है लेकिन पहुंच तो सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो एक वाइजर मिशन भेज रखा है वो हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुका है। क्या? हाँ हाँ, सोलर सिस्टम ही क्रॉस करके निकल गया आगे। 26 ईयर्स ही तो है उसको छोड़े हुए भी, बस 26 साल ही तो लगे पहुंचने में। हाँ, किसने कहा, पागल हो क्या? क्यों लाइट ईयर लग जाएंगे? क्या बेटा, उस मिशन को, हाँ बिल्कुल कनेक्टिविटी है हमारे पास, और उस मिशन को हम लोगों ने इसी पर्पज से छोड़ा है कि बस छोड़ दिया, उसको वापस नहीं आना कभी। उसका बस छोड़ दिया, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया वो। अब देखते हैं वो कहाँ तक जाता है, कहीं पे डिस्कवरी कहाँ तक पहुँचाता है हमारे पास। कनेक्शन में क्यों नहीं होगा बच्चे, अब वो रेडिएशन से सिग्नल भेजते हैं ना, रेडियो वेव से। सर वो अभी कौन सी स्पीड पे होगा? उसकी स्पीड बच्चे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे शायद ये पता है कि 384 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे है वो, शायद, या फिर ये 1000 के आसपास भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बहुत हाई स्पीड पे है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे, क्योंकि हमें कोई एनर्जी थोड़ी देनी है, जैसे हमने उसको रिलीज कर दिया आपको एनर्जी थोड़ी देनी है हमें। एक बार जैसे ही वो सोलर हमारे अर्थ से बाहर निकला, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकला, एक बार स्पीड दे दो, छोड़ दो, अब तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, उसको रोकेगा कौन? ना फ्रिक्शन है ना कुछ है। बिल्कुल, अंदर फ्यूल रखते हैं लेकिन वो बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। हाँ, बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, वरना हम लोग अवॉइड करते हैं कि वो यूज़ ही ना करना पड़े, तो उसके अंदर चला जाएगा। हम लोग प्राइमरी ये कोशिश करेंगे कि ग्रेविटेशन में आएगा तो हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दें। क्या? हाँ, सर अपनी गैलेक्सी से बाहर कब तक निकले? अपनी गैलेक्सी से बाहर निकले में 1000 साल लगाएगा, और तो क्या। आप सोचो सन, ये एक्चुअली में जो स्पीड बता रहा हूँ ना, यही स्पीड से सन भी अपनी गैलेक्सी के अबाउट घूमता है। सन भी तो घूमता है ना अपनी गैलेक्सी के अबाउट, और उसे अपनी एक गैलेक्सी का रोटेशन करने में सिर्फ एक कॉस्मिक ईयर लगता है, सिर्फ एक कॉस्मिक ईयर। जानते हो ना कॉस्मिक ईयर? जैसे अर्थ अपने सन के अबाउट घूमते हैं, जिसे आप 1 ईयर बोलते हो, ठीक है।
वैसे बच्चे सन जो होता है ये अपनी गैलेक्सी के अबाउट घूम रहा होता है, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने में उसे 1 कॉस्मिक ईयर लगता है, और 1 कॉस्मिक ईयर मात्र 25 करोड़ साल होता है मात्र, यानी उसे अपना एक गैलेक्सी का रोटेशन कंप्लीट करने में 25 करोड़ साल लगने वाले हैं बस। सर गैलेक्सीज भी तो रोटेट कर, वो बेटा आपस में एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करती है। मैंने आप लोगों को इसका एक रीजन देकर समझाया था, आप लोगों को याद हो तो, एक रीजन से समझाया था ये मैंने, मंदिर में हम लोग परिक्रमा क्यों करते हैं, बताया था आप सबको, नहीं बताया? अच्छा, मंदिरों में जाते हो आप लोग, परिक्रमा करते हो, सबने की होगी अप्रॉक्स, कभी ना कभी तो लाइफ में की होगी। यस सर। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं परिक्रमा? आप जानते हो इंडिया में जो भी कल्चर है ना बच्चों, जो हमारा जो मेन कल्चर है वो कल्चर कंप्लीटली साइंस पे डिपेंडेंट है। आपको इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। चलो सबसे पहला एग्जांपल इसी की बात करते हैं। बच्चे जो सन के मतलब हम लोग मंदिर में घूमते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, दैट इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉ है ये। कोई भी दो मास पार्टिकल है, अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो छोटा बड़े के अराउंड घूमेगा, यही तो होता है। देखो मून अर्थ के अराउंड घूमती है, अर्थ सन के अराउंड घूमता है, सन उसकी गैलेक्सी के अबाउट घूमता है, उसकी गैलेक्सी। अब देखो दूसरा रूल ये है, तो हम लोग इसमें क्या होता है कि जब पहले तो ये समझ लेते हैं कि छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल के अबाउट घूमता है, ठीक है, और बेटा बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल के, नहीं बेटा यहाँ नहीं, दे दो। तो बच्चे बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल के अस्तित्व की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हमारे हमको मतलब अगर अर्थ की बात करूं तो अर्थ को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किसने बना रखा है? सन, ठीक है, या फिर मून को पर्टिकुलर पोजीशन पे किसने रख रखा है? अर्थ ने। हमारे सन को पर्टिकुलर पोजीशन पे किसने रखा है? गैलेक्सी ने। तो बच्चे ये हो गया। अब दूसरी बात, अगर दोनों मास पार्टिकल बराबर होते हैं तो इसी वजह से हम लोग अपने जो गॉड होते हैं उनके अराउंड परिक्रमा करते हैं, हम उन्हें बड़ा मास पार्टिकल मानते हुए उनके अराउंड घूमते हैं, और एज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स हम बोलते हैं कि हमारे अस्तित्व की जिम्मेदारी आपकी है, जैसे मून सन के साथ है ना, इस तरीके से। अगर दोनों मास पार्टिकल बराबर हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, जैसे कि गैलेक्सी के अबाउट होता है, तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे के अबाउट घूमते हैं, ये दोनों कुछ ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं अगर दोनों मास पार्टिकल बराबर है तो, ठीक है। अगर एक बड़ा एक छोटा है तो दूसरा रुका हुआ रहेगा, पहला घूमेगा। तो बेटा जैसे 3 गैलेक्सी का ग्रुप होता है वो तीनों एक दूसरे के अबाउट घूम रहे हैं। जैसे हमारा मतलब जैसे हमारा खुद का कौन सा मिल्की वे, इसके जस्ट बगल वाला एंड्रोमिडा, ठीक है, तो एंड्रोमिडा और एक मतलब हिंदी में उसे देवयानी बोलते हैं, और एक तीसरा और है, तो ये तीनों गैलेक्सी एक दूसरे के अबाउट घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर अपन को बाहर की गैलेक्सी के बारे में कैसे पता चला? बाहर की गैलेक्सी के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी। जो हमारा मिल्की वे है ना, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, और हमारा सन यहाँ पर है बिल्कुल कॉर्नर पे, हमारा सन बिल्कुल कॉर्नर पे मिल्की वे का, ठीक है। अच्छा, तो हमें इधर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है, ठीक है। और आप सोच जानते हो आपको जितने भी स्टार्स रात में दिख रहे होते हैं ना, वो सारे स्टार्स इधर वाले होते हैं। बाहर वाले तो बाहर वाले तो बहुत ज्यादा दूर है, वो आपको दिखेंगे ही नहीं। आप इस चीज को समझो कि सिर्फ इसमें कितने स्टार्स होंगे? इनफाइनाइट नहीं, लगभग 100 करोड़ के आसपास एक गैलेक्सी में स्टार है, बस इतने से। सिर्फ एक गैलेक्सी में इतने स्टार है 100 करोड़। अब आपको एक और मजाक की बात बताऊं, कितने गैलेक्सी होंगे हमारे यूनिवर्स में? गैलेक्सीज भी 100 करोड़ है, और हर एक गैलेक्सी में 100 करोड़ स्टार है, और किसी भी स्टार के पास एक छोटा सा प्लेनेट हो सकता है जिसे आपने अर्थ नाम दिया है। अपने जैसे नहीं कितने लोग होंगे? क्या? अपने जैसे पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं, और हमसे सुपीरियर भी हो सकते हैं। सर हाँ बेटा, सर अगर मल्टीवर्स की गलत हो तो ऐसे 100 करोड़ यूनिवर्स भी हो सकते बिल्कुल
मल्टीवर्स बच्चे रियलिटी है, और इसको एक मैथमेटिकल फंक्शन से प्रूव भी किया हुआ है कि मल्टीवर्स रियलिटी है। आप लोगों को मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, वरना बहुत कुछ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की चक्री देखी थी ना आप लोगों ने, दैट इज द रियलिटी। वर्म होल बोला जाता है उसे, वर्म होल का कंसेप्ट, कि हम वास्तव में ऐसे ट्रेवलिंग कर सकते हैं। बच्चे वो डिस्कवर बनाना पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने कहा फ्यूचर में ट्रेवल आप कर सकते हो, लेकिन रियलिटी इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए लाइट की वेलोसिटी से उड़ना पड़ेगा आपको। यस सर। तो रियलिटी इम्पॉसिबल ही नहीं, आप उड़ ही नहीं सकते। आप सर सोचो, आप बोला था एक बार फ्यूचर में पहुंच गए तो वापस नहीं आ सकते। वापस नहीं आ सकते, बस एक बार चले गए चले गए। आप जानते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर मैं पराग को उठाकर ऊपर फेंक दूं तो ये वापस नीचे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ यस। और हमारे पास अभी तक भी ऐसी कोई मशीन नहीं बना रखी हम लोगों ने जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ ऊपर थ्रो कर सके। बच्चे कर तो सकते हैं हम लोग ये वाला, खैर अब अचीव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा ना, एयर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि वो पूरा पिघल के गिर जाएगा वहीं पे हवा में, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा ना, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो स्टेजेस में छोड़ते हैं, पहले स्लो स्लो ऐसे ऊपर जाता है, फिर कुछ पार्ट टूट के अलग होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर कुछ पार्ट टूट के अलग होता है, उसको 4-5 स्टेजेस में भेजते हैं हम लोग, एक स्टेज में भेजते ही नहीं है। क्योंकि जितना अगर हाई स्पीड नीचे दे दिया ना हमने, क्योंकि एयर की डेंसिटी नीचे ज़्यादा है, नीचे अगर हाई स्पीड दे दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम उसे ऊपर ले जाकर धीरे धीरे स्पीड तेज करते हैं उसकी, ठीक है। तो अब सोचो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अचीव करना मुश्किल है हमारे लिए, और अब आप जरा सोचो कि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है। काउंट करो ये कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको चलना पड़ेगा तो लाइट की वेलोसिटी अचीव की आपने। समझ गए? तो फ्यूचर में जा सकते हो आप। करो, किसने रोका है? आप ये समझ लो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो फॉर्मूला दिया हुआ ना, E = mc स्क्वायर, ये सिर्फ पूरी दुनिया मान रही है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है इसका। सर ये भी है कि अगर हम स्पीड की लाइट पे चले तो टाइम स्टॉप हो जाता है। टाइम स्टॉप नहीं हो जाता बच्चे, अगर एग्जैक्टली आपने ये कर लिया ना, स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर लिया, तो आपका मास इनफाइनाइट हो जाएगा और आप बिल्कुल स्लोमो में आ जाओगे, बिल्कुल। बच्चा आवाज कट रही है अनुज, आप कुछ क्या अर्जुन नाम है? हाँ बच्चा अर्जुन कुछ कह रहे हो, आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा था कि इतना एनर्जी रीच करने के लिए। बेटा अभी भी स्लो स्लो बोलो थोड़ा सा, आप तेज तेज बोल रहे हो ना, इसलिए आवाज नहीं आ पा रही। सर मैं तो बस ये कह रहा था फाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी ना लाइट की स्पीड अचीव करने के लिए। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, और एनर्जी से ज्यादा में ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो हवा से पिघले नहीं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सर मान लो अपन ट्राई करें अपन तो पिघल जाएंगे। 100% पिघल जाएंगे। मैंने कहा 11.2 किलोमीटर अचीव नहीं कर सकते आप, ये तो 3 लाख। कोई करते। बिल्कुल आप बना लो ऐसा कोई मटेरियल जो कर पाए। क्या बच्चे, रिसर्चेस तो क्यों नहीं चल रही, बहुत चल रही है। आपको पता है ये ब्लैक होल वार्म होल का सारा कंसेप्ट दिया हुआ आइंस्टाइन के टाइम का ही है, और इन सबको गलत माना गया था। पता है E = mc स्क्वायर के लिए उनको नोबेल प्राइज भी नहीं मिला था, मरने के बाद, एक क्योंकि दूसरे बंदे को मिल गया था जो जिसने लड़ाई सॉल्व कराई। वो तो कुछ और है, वो तो उसने अपने फॉर्मूले के लिए लिया था, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था उनको। उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कोई नोबेल प्राइज दिया ही नहीं गया। रीजन ये था क्योंकि उन्होंने उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया किसी को। E = mc स्क्वायर। अभी मल्टीवर्स पे नहीं आता, मैं थोड़ा सा एक आगे थॉमसन का इफेक्ट और बता देता हूँ, फिर उसके बाद जे थॉमसन का मॉडल पढ़ लेते हैं। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? बेटा वो रीजन ये था क्योंकि जिस टाइम वो इस पर डिस्कवरी कर रहे थे ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ओनली बाय यूजिंग द फॉर्मूला E = mc स्क्वायर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था, सॉरी एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था उस टाइम पे, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे फोड़ दिया गया था। तो इनका ये मानना था कि अगर मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया तो 4th वर्ल्ड वॉर पत्थरों से लड़ा जाएगा। रीजन ये 3rd वर्ल्ड वॉर में कुछ भी बचेगा ही नहीं, कोई मैटर नाम की चीज नहीं बचेगी। आप फिर पत्थरों से लड़ना 4th वर्ल्ड वॉर, एक दूसरे पत्थर फेंकना जोर जोर से, तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चे आप वर्ल्ड वॉर में क्या मानते हो, कितने लोग खत्म हुए थे?
फिर तो वॉर कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन ठीक है वो। और बच्चे वॉर में ही ख़त्म नहीं होते ना, एक्चुअली में वॉर के बाद के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। उसके बाद क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, क्रॉप्स खत्म हो चुकी होती है। आप जानते हो अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब किसी एरिया में गिरा देते हैं, एटॉमिक बॉम्ब की बात नहीं कर रहा, जो अमेरिका ने गिराया था वो एटॉमिक बॉम्ब था। चेरनोबिल में वो तो बेटा सिर्फ एक रेडिएशन फैली थी, चेरनोबिल में भी जो यूक्रेन में पड़ता है ना चेरनोबिल, वहाँ पर सिर्फ रेडिएशन फैली थी। बट अगर रियल में किसी पे आप ये सोचो कि लगभग 13,000 डायनामाइट्स के बराबर कैपेसिटी होती है एक एटॉमिक बॉम्ब की, एक एटॉमिक बॉम्ब की, और ये कितने के आसपास होती है? 13,000 डायनामाइट एक साथ फोड़ दो, ठीक है, 13,000 डायनामाइट फोड़ दो या फिर एक एटॉमिक बॉम्ब, और एक एटॉमिक बॉम्ब से मतलब सॉरी 1360 एटॉमिक बॉम्ब से जितनी एनर्जी निकलती है वो अकेली एक हाइड्रोजन या फिर न्यूक्लियर जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब से निकलती है। और सोचो जापान में सिर्फ ये फोड़ा गया था। बिल्कुल, ये बहुत एटॉमिक का बहुत ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब आज तक यूज़ कहाँ किया किसी ने? है हमारे पास भी हाइड्रोजन बॉम्ब, हमारे पास भी है, लेकिन यूज़ नहीं करते। क्यों करेंगे इसको यूज़ करने? रशिया के पास सार बॉम्ब है ना, जिसको वर्ल्ड से डेडली बॉम्ब। बेटा वो सार बॉम्ब नहीं है, वो डेड एंड सिस्टम बना रखा है उसने। डेड एंड सिस्टम क्या है कि रशिया ने अपने कंट्री में मिसाइल में बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और ये डेड एंड सिस्टम क्या है, ये किसी के आदमी से कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही रशिया को लगेगा कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, वैसे ये मिसाइल्स सारे के सारे वो हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, डेड एंड सिस्टम बोलते हैं, और दुनिया के सारे देश पे जाके गिर जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। दुनिया के सारे देशों पे आके गिर जाएंगे। तो एक बार मीडिया ने पूछा था व्लादिमीर पुतिन से कि आपने ऐसा सिस्टम क्यों बना रखा है, आपके देश में मतलब एक जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी मर जाएंगी इस हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हो जहाँ पर रशिया, एक ऐसी दुनिया का इमेजिनेशन कर रहे हो जिस दुनिया में महान रशिया जैसा कोई देश ही नहीं है, रशिया जैसा कोई देश ही नहीं हो, ऐसी दुनिया का क्या करोगे? तो इसलिए जिस दिन रशिया खत्म होगा उस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हम वर्ल्ड को इमेजिन नहीं करें जहाँ पर, अब देखो समझो कैसे, अगर मान लो ये दिल्ली में आकर गिरता है, ठीक है, तो आपको तो लगेगा दिल्ली में आके गिरा, दिल्ली के लोग मर जाएंगे बहुत ज़्यादा, पंजाब के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, साउथ इंडिया में थोड़ी कुछ होगा। लेकिन समझो प्रॉब्लम क्या है, ये जब फटने के बाद ना बॉम्ब से तो बहुत कम दूर के एरिया के लोग मरते हैं, मान लो 20 किलोमीटर रेंज के एरिया के लोग मेल्ट हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे बिल्कुल, जो 20 किलोमीटर एरिया में होंगे। लेकिन उसके बाद इसका रेडिएशन निकलेगा, और वो रेडिएशन इतनी ख़राब चीज़ होती है बच्चों कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना, आने वाले 100-150 साल तक क्रॉप तक नहीं उगेगा, एक फसल नहीं उगेगी, डेजर्ट बन जाएगा पूरा, एक क्रॉप नहीं उगेगा। और जो लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग की वजह से रेडिएशन उनकी बॉडी में जा रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में यही तो हुआ था, पहले दिन लोग नहीं मरे थे, लोगों को लगा ठीक है इतने लोग मर गए, जो मर गए, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद उनके पीछे लंग्स में छेद हो गए, सबके पीठ में छेद हो गए पूरे, रेडिएशन की वजह से पूरा फट गया सबका। तो तीसरे दिन लोगों का मरना शुरुआत हुई थी ना, असली तीसरे दिन लोग मरे थे, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हुआ था लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। फिर अब तो खैर हम इसका एंटीडोट वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं कि थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि बोरिक एसिड वगैरह छिड़क दो अपने आसपास, कोशिश करो कि बाहर जाना ही नहीं है गलती से भी, तो इन चीज़ों से बचोगे तो हो जाएगा। बाकी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जेनेटिक्स खत्म हो जाती है बॉडी में, जो हमारे जीन्स होते हैं ना, कैरियर्स, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी पोजीशंस खराब हो जाती है। तो ये आपने आज भी सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में बच्चे अपंग पैदा होते हैं, किसी के हाथ नहीं होता, किसी का नाक नहीं होता, किसी की आँखें नहीं होती। यस सर। तो जेनेटिक्स डिस्ट्रॉय हो गई हमारी, मतलब वहाँ पर जो लोग थे रेडिएशन की वजह से, और वो रेडिएशन अभी नहीं, आने वाले 150-200 साल तक एज इट इज़ बना रहेगा। तो रेडिएशन तो दोनों में ही है, हाइड्रोजन बॉम्ब को चलाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब ही पहले यूज़ करना पड़ता है, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब चलता है। हाँ बेटा बच्चे, ये हाइड्रोजन बॉम्ब आप रोज देखते हो फटते हुए, रोज सन से जो एनर्जी आ रही है ना, वो यही तो है, हाइड्रोजन बॉम्ब ही तो है, सन से एनर्जी इसी कारण तो आ रही है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब को चलाने के लिए आपको लगभग 10 to the power 20 केल्विन, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है,
इसके आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है, तब ये काम करता है, वरना काम ही नहीं करेगा। तो इसको अचीव करने के लिए पहले हम एक एटॉमिक बॉम्ब फोड़ते हैं, और एटॉमिक बॉम्ब फूटने के बाद फिर हाइड्रोजन बॉम्ब रिलीज होता है। और आप सब लोग याद करो, मैंने ये चीज़ आप लोगों को 9th क्लास में, सॉरी लास्ट क्लास में ये दिखाई हुई थी। आप लोगों ने वो एवेंजर मूवी का एक सीन देखा है जिसमें वो मदरशिप को उड़ाता है टोनी स्टार्क, एवेंजर मूवी में लास्ट में, है ना? तो वहां पर उस बॉम्ब को फटते हुए देखना, सबसे पहले वो बॉम्ब फटता है, थोड़ा सा स्पार्क लगता है, एनर्जी रिलीज होती है, फिर ब्लू कलर का जोर से स्पार्क आता है, और उसके बाद फिर वो पूरा फट जाता है, होता है ना? तो सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब फूटता है, फिर इसको एनर्जी मिलती है, तो ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होती है हाई टेम्परेचर पे, और फिर हाइड्रोजन बॉम्ब फटता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब फटने के बाद तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है एक साथ। ठीक है, तो ये रियलिटी ऐसे फटता है। हाँ, वो एक एनिमेटेड था, लेकिन वो रियलिटी में वैसे ही काम करते हैं। सर हाइड्रोजन बॉम्ब से पूरा देश उड़ जाएगा या पूरी दुनिया? बच्चे उड़ेगा तो एक यूनिफाइड एरिया, मैंने यही बोला, अगर राजस्थान को टारगेट किया तो राजस्थान उड़ जाएगा, ठीक है? लेकिन स्टेट का स्टेट उड़ा सकता है हाइड्रोजन बॉम्ब से, लेकिन समस्या ये नहीं है ना बेटा, समस्या है उसके बाद जब रेडिएशन उड़ेगी, वो रेडिएशन बहुत लंबे एरिया को घेर लेती है। मतलब अगर राजस्थान में फोड़ा गया तो पॉसिबल है कि बिहार तक पहुंच जाए रेडिएशंस। तो इस वजह से डिस्ट्रक्शन और रेडिएशन डिपेंड करता है एयर की वेलोसिटी किस तरफ है। अगर एयर राजस्थान से बिहार की तरफ आ रही तो बिहार की तरफ हो जाएगा, और राजस्थान से पाकिस्तान की तरफ जा रही तो पाकिस्तान की तरफ रेडिएशन पहुंच जाएगा। और वो रेडिएशन जहाँ किसी कंट्री ने पाकिस्तान पे बॉम्ब फोड़ा तो उससे अपने ऊपर भी रेडिएशन आएगी वो तो। बेटा तभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर अटैक को पूरी दुनिया प्रिवेंट करना चाहती है कि न्यूक्लियर अटैक कहीं पर भी ना हो। ये तो सर दूसरी कंट्रीज के साइड इफेक्ट्स होंगे। एक्चुअली में यही तो प्रॉब्लम है तो ना। फिर अगर रशिया यूएसए में बॉम्ब फोड़ते तो रशिया में अगर हवा और क्या बिल्कुल, लेकिन रशिया इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे बेटा कि वहाँ तक रेडिएशन आ नहीं पाएगा, यूएसए से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ना। नहीं सर, अगर आप दूसरी साइड से देखो तो रशिया बहुत पास है। बेटा वो उस तरफ, जिस तरफ का आप देखते हो ना, उस तरफ रशिया में पॉपुलेशन ही नहीं है, जो मंगोलिया वाली साइड बता रहे हो ना आप, एक्चुअली में रशिया ऐसा है। अगर ईस्ट रशिया, तो इस वाले एरिया में आपको पता है रशिया के जो 90% पीपल्स है वो यहीं तो रहते हैं इस एरिया में, यहाँ पर तो लोग रहते ही नहीं है, और इस पर रह भी नहीं सकते। बेटा उस लैंड का करेगा क्या, उस लैंड पर कोई नहीं रह सकता है, आईसी तो है पूरा वो। बेटा ये तो कुछ नहीं है, पहले तो इससे भी ज्यादा था। यूएसएसआर पूरा समझो कि 15 देशों में टूटा था यूएसएसआर। सर सोवियत पूरा वो। हाँ वही सोवियत यूनियन, जर्मनी नहीं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन हो गया, फिर हाँ लिथुआनिया, और ऐसे करके पूरे 15 देशों को। यूक्रेन इसी का तो था, बेलारूस, तो ये यूक्रेन इसी का ही तो था। तो सर इसलिए मांग रहा है। अच्छा ये बताओ, ये एशिया का सबसे बड़ा देश है ना रशिया? नहीं, रशिया को एशिया का पार्टी नहीं मानते। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसको एशिया का पार्ट नहीं मानते। रीजन जानते हो क्यों? हाँ, ये एक्चुअली में यूरोप में माना जाता है इसको, क्यों? एक्चुअली में इसकी जो कैपिटल है ना वो यूरोप में पड़ती है, और किसी भी देश का कैपिटल जिसमें पड़ेगा ना उस जगह का देश माना जाता है। इसकी कैपिटल यूरोप में पड़ती है। हर जगह मतलब फैला हुआ है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो बेटा कितना बड़ा देश है। बट हाँ, आप एक्चुअली में जो सोचते हो ना कि रशिया जितना बड़ा आपको मैप में दिख रहा है, रियलिटी में उतना बड़ा है तो उतना भी नहीं है। दिस वो आपको बड़ा दिखता है ड्यू टू मर्कैप्टर प्रोजेक्शन। ये पता है आपको मर्कैप्टर प्रोजेक्शन क्या था? अर्थ तो एक्चुअली में गोल है ना, और इसको जब आप एक फ्लैट पेपर पे उतारोगे तो जितना इक्वेटर से दूर जाते जाओगे ऊपर वाले देश चौड़े होते जाएंगे। तो इसलिए आपको, अगर आप अर्थ मतलब इंडिया को भी अर्थ इक्वेटर पे लेके जाओगे तो बहुत छोटा हो जाएगा मूव कराओगे तो, और यहाँ पर लेके जाओगे तो इतना साइज कवर कर लेगा रशिया का इंडिया। अभी जो ये वाला का कभी मैच यूज करते हैं और कभी स्प्लिट है ही नहीं मार्किंग्स के लिए, वो सिर्फ जो ट्रैवलर्स थे स्किल ट्रैवलर्स थे वो उनको एक डायरेक्शन बताने के लिए थे और कुछ नहीं था। जो आप लोग मैप यूज करते हो ना, इसे मर्कैप्टर प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो ये एक्चुअली में उसके लिए है ही नहीं, बने ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर थॉमसन मॉडल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। यहाँ तक पढ़ के आ जाओगे एक बार एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्लास में थॉमसन मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है अपन को। ठीक, नो हिस्ट्री क्लासेस।
सर हिस्ट्री पढ़ाना सर लास्ट देखी जाएगी। लास्ट में मुझे क्या बेटा?